नमस्ते दोस्तों। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी चल रही कहानी अमीना और नरभक्षी के चौथे यानी अंतिम भाग को, जो उतनी ही रोमांचक, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली है जितना इसका तीसरा हिस्सा था। कृपया इस कहानी का पूरा भाग 4 जरूर सुनिए। भाग 4 का पहला हिस्सा रोमांचक है, जबकि दूसरा हिस्सा एक सुंदर और जरूरी संदेश देता है। ये संदेश हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि संतुलित और शांत जीवन कितना जरूरी है। आज हर कोई दुनिया की दौड़ में भाग रहा है और मानसिक रूप से थक गया है। सफल होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में मन की शांति, सेहत और टिकाऊ जीवन शैली बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। खैर, कहानी के बारे में जरा याद दिला दूं कि ये लोक कथा भारत की आजादी के शुरुआती दिनों की है, जो तमिलनाडु के घने, ऊंचे और फुसफुसाते उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये कहानी है एक बाघ और एक लड़की अमीना की, जो पश्चिमी घाट के पन्नाहरे जंगलों के किनारे बसे एक छोटे, शांत से गांव की निवासी थी। कहानी में बताए गए सभी स्थानों और पात्रों के नाम काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति या स्थान से इनका कोई संबंध मात्र संयोग है। इस कहानी का हर भाग अपने भीतर समेटे हुए है तनाव, सुंदरता और रहस्य। दोस्तों, बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए आपसे अनुरोध है कि हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग करें। दोस्तों, सिर्फ 13% दर्शक ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आगे बढ़ सके और मैं आपको और बेहतर कहानियां सुना पाऊं। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कहानियां आपसे छूट न जाए। और अगर आपको मेरी कहानी कहने की शैली और ये क्षेत्रीय लोक कथाएं पसंद आती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपका सहयोग इस कहानी प्रेमी समुदाय को आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, मेरी अन्य कहानियों की प्लेलिस्ट भी जरूर देखिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के कदम रखते हैं धुंधले, रहस्यमय जंगलों में और शुरू करते हैं हमारी कहानी का चौथा भाग, अमीना और नरभक्षी, भाग 4। सुबह तेज और सूखी थी। कई हफ्तों बाद पहली बार बिना बारिश की। हवा में कीचड़ की जगह धूल की हल्की सी महक थी, जैसे धरती ने अनेक तूफानों के बाद अब लंबी, गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लिया हो। गांव फीके नीले आसमान के नीचे चुप पड़ा था, जो गर्मी का वादा कर रहा था। अब कोई भी सन्नाटे पर भरोसा नहीं करता था। राघवन के लोग भोर में जंगल से लौटे। उनके जूते कीचड़ से भरे थे, कमीजें फटी हुई और एक आदमी खून से सनी रस्सी लिए हुए था, जो दोनों सिरों से झुलसी हुई थी। बाघ फिर से साफ सुथरा भाग निकला था। एक बार फिर वन अधिकारी का चेहरा पीला था। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जानवर अभी जिंदा था, अब पहले से ज्यादा चालाक, ज्यादा छिपा हुआ। उसके आदमियों की नजरें उससे मिलने से कतरा रही थी। वे उस गड्ढे की भी खबर लाए जो उन्होंने इतनी सावधानी से खोदा था। रात में वो धंस गया था। किनारे नीचे से खुरच दिए गए थे। जानवर सिर्फ भागा नहीं था, उसने जाल को समझ लिया था। भीड़ के किनारे अमीना खड़ी सुन रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां आपस में रगड़ खा रही थी, बेचैन। उसे अपने पिता की आवाज लगभग सुनाई दी। जब कोई जीव तुम्हारा पैटर्न समझ जाए तो तुम्हें खुद को भुलाना पड़ता है। वो बिना कुछ कहे अपनी झोपड़ी की ओर मुड़ गई। बाकी लोगों ने उसके मौन को थकान समझा, पर वो कुछ और था। एक कसाव, एक भीतर खिंचाव, जैसे धनुष डोरी छोड़ने से ठीक पहले सांस थामे रहता है। अंदर उसकी मां चक्की पर हल्दी पीस रही थी। वो लय सम्मोहक थी, ऐसी ध्वनि जो उस पुराने संसार की थी, जहां न बंदूकें थी,
न फंदे। जलीला ने सिर उठाया जब बेटी भीतर आई। तू खा नहीं रही? अमीना सीधी बात कही। सब खत्म हो जाए तब खाऊंगी। मां ने आह भरी। जंगल खत्म नहीं होता अमीना, वो इंतजार करता है। अब तू क्या करेगी? क्या उसे दलदलों तक दौड़ाएगी? दौड़ाऊंगी नहीं, अमीना ने कहा मेज पर हाथ रखते हुए। उसे खुद मेरे पास आने दूंगी। उसने अपने पिता का पुराना लकड़ी का बक्सा खोला, जिसमें अब भी तेल और धुएं की हल्की गंध बसी थी। अंदर जंगल से गढ़े जीवन की निशानियां थी। पीतल के औजार, छोटे फंदे, तार के टुकड़े, तेल में भीगी रस्सी, एक दिशा सूचक और एक मुड़ने वाली छुरी, जिसके हत्थे के पास बीआर खुदा था। अमीना ने उंगलियां उस छुरी पर फेरी। धातु पुरानी थी पर धारदार। मां की आंखों में याद का साया आया। वो तेरे अब्बा ने खुद बनाई थी, जलीला ने कहा। कुनूर में, जब वो अंग्रेजों के नीचे काम करते थे। अमीना ने सिर उठाया। तेरे अब्बा ने उन दिनों की बातें मुझसे कम की। वो गर्व नहीं करते थे, जलीला बोली। उन्हें अंग्रेजों के शिकार के लिए जंगल में ट्रैकिंग करना पड़ता था। तेंदुए, भालू, हाथी, गौर बाइसन और कभी कभी बाघ। वो उनके तौर तरीके जानते थे, पर मासूम जानवर को मारना उन्हें बिल्कुल नापसंद था। कहा करते थे, अगर बिना वजह मारेंगे तो जंगल मेरा नाम भूल जाएगा। अमीना ने बक्सा धीरे से बंद किया। तो मैं उसे अपना नाम याद दिलाऊंगी। दोपहर तक अमीना राघवन के साथ हावर, ताल के किनारे पहुंच गई। वे उस जगह का चक्कर लगा रहे थे जहां बाघ के पंजों के निशान अब भी सूखी मिट्टी में ऐसे धंसे थे जैसे किसी पुराने तूफान के अवशेष हों। वो फिर आएगा, राघवन ने कहा, माथे से पसीना पोंछते हुए। वो जख्मी है, भूखा है, लेकिन हम अब आधे अधूरे उपायों में और लोग नहीं खो सकते। सरकार पूरी टीम नहीं भेजेगी। उनके लिए ये बस एक और जानवर है, एक और भुला हुआ इलाका। तो हम ही रोकेंगे उसे, अमीना ने कहा। राघवन हल्की कड़वी सी हंसी में सिर हिलाया। तू ऐसे बोलती है जैसे तुझे भरोसा है। मैं ऐसे बोलती हूं जैसे मेरे पास यादें हैं, अमीना ने शांत स्वर में उत्तर दिया। वो घुटनों के बल झुककर पंजों के निशान देखने लगी। ये देखो, उसने कहा, ये पूरा कदम नहीं है। जब वो पानी के पास आता है तो रुक जाता है। अपने घाव को गीला करना उसे पसंद नहीं। यही उसकी कमजोरी है। राघवन ने उसकी नजर का पीछा किया। तो हम उसे नदी की ओर खींचेंगे। हां, लेकिन खून से नहीं। अब वो उससे सावधान है। उसकी आंखें सिकुड़ गई। गंध से, परिचित गंध से, कुछ ऐसा जिससे उसे भरोसा हो। वो भौहें चढ़ाकर बोला, कौन सी गंध पर बाघ भरोसा करेगा? तेरी गंध। वो बोलने ही वाला था, पर अमीना ने उससे पहले ही हाथ उठा दिया। वो मुझे 2 बार सूंघ चुका है। एक बार गाड़ी के पास, एक बार झोपड़ी के पास। वो मुझे कुछ ऐसा जानता है। वो भागता नहीं, वो ठहरता है। उसे जिज्ञासा है। वो आएगा। राघवन कुछ पल तक चुप रहा, डर और सम्मान के बीच अटका हुआ। तू खुद को चारे के रूप में रखेगी? जब से उसने पहली बार मुझे देखा है, उसने धीरे कहा, तब से मैं ही चारा हूं। उन्होंने पूरा दोपहर काम में बिताया। पुराने जूट के बोरे, बांस की बल्लियां और रस्सियों से उन्होंने एक ढांचा तैयार किया। आधा आश्रय, आधा फंदा। अमीना ने इसे अपने पिता की रेखाचित्रों से बनाया था। एक गिरने वाला फर्श जो झोंपड़ी की दीवार जैसा दिखता था, जिसका तख्ता किसी विशेष जगह दबाने पर खुल जाता। नीचे नुकीले कांटे थे, शायद मारने के लिए या घायल करने के लिए या रोकने के लिए, या तो फिर इन सब के लिए। जब बाघ गिरेगा तो ऊपर से इस्पात के जाल उसके कंधों पर जकड़ जाएंगे, पत्थरों और पुलियों से बने भारतंत्र द्वारा खींचे हुए।
ये एक क्रूर युक्ति थी, पर क्रूरता अब विकल्प नहीं रही थी। राघवन के सहायकों ने बार बार लीवरों को जांचा, जब तक वे घड़ी की तरह सटीक क्लिक न करने लगे। अमीना ने प्रवेश द्वार पर मिट्टी, खून और गोबर की मिलीजुली गंध मल दी, ताकि तेल या मनुष्य की गंध छिप जाए। ऊपर सूखी घास और मिट्टी बिछाकर उसने उसे ऐसा रूप दिया जैसे कोई साधारण विश्राम झोपड़ी हो। वो पीछे हटकर अपने काम को देखने लगी। वो ढांचा साधारण दिखता था, नीम के पेड़ों के नीचे पड़ा एक चौकोर साया, पर उसके भीतर एक मौन कंपन था, किसी संकल्प की गूंज। क्या ये उसे रोक पाएगा? राघवन ने पूछा। इतनी देर तक कि काफी हो, उसने कहा। उन्होंने उस जगह को फूलों की छोटी गठरी से चिन्हित किया, सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि बाघ की सूंघ को भ्रमित करने के लिए। बाघ, वो जानती थी, अचानक आई अपरिचित चीजों से नफरत करता है। ये फंदा उसे पुराना, बसाबसाया और साधारण लगना चाहिए था। जब शाम ढली तो वे रास्ते के संकरे पथ से घर लौटने लगे। सूरज ताड़ के पेड़ों के पीछे डूब गया और नदी की पीठ पर तांबे की लकीरें चमकने लगी। एक पल को लगा जैसे गांव के चारों ओर मंडराती मौत भुला दी जा सकती है। मंदिर की दिशा से बच्चों की हंसी हवा में तैर रही थी। रसोई के चूल्हों से धुआं उठ रहा था, पर अब तो हंसी भी उधार की लगने लगी थी। उस रात अमीना ने नींद नहीं ली। वो चौखट पर बैठी रही, मां का शॉल कंधों पर डाले, उस क्षितिज को देखती जहां सरकंडे काली लहरों की तरह डोल रहे थे। जंगल की ओर से कभी कभी कोई धपकी आवाज आती, शायद कोई हिरन या कुछ और बड़ा। उसका दिल हर ध्वनि पर धड़कता, हर आवाज को अपने भीतर के किसी गहरे संग्रह में दर्ज करता। उस पहली रात के बाद से उसकी हर इंद्रिय जैसे और तेज हो गई थी। अब वो झिंगुरों की लय से पहचान सकती थी कि कोई शिकारी कितनी दूरी पर है, और किसी पक्षी के मौन से कि वो कितनी तेजी से सरक रहा है। जब हवा का रुख बदला, उसने उसे महसूस किया, हल्की पर स्पष्ट गंध, बाग की गंध, तीखी, सीलन भरी, कस्तूरी जैसी। ये कल्पना नहीं थी, ये सच था, पहचान में आने लायक। वो धीरे धीरे उठी और मिट्टी के रास्ते पर कदम रखा। चांद पतला और फीका था, उसकी परछाई नाजुक दिख रही थी, पर उसके कदमों में झिझक नहीं थी। वो केवल बरगद तक गई, जहां जमीन नीचे धंसती थी और जंगल की फुसफुसाहट शुरू होती थी। वहां हवा ठंडी थी, पेड़ों के पार कुछ बड़ा सा चल रहा था, वो साफ सुन सकती थी। उस रात बाघ शिकार नहीं कर रहा था, वो देख रहा था। वो वही ठहर गई, स्थिर, उसे अपने होने का एहसास करने दिया। कई सांसों के बाद वो मुड़ी और धीरे धीरे घर की ओर चल दी। पीछे सरकंडे एक बार हल्के से हिले और फिर शांत हो गए। संदेश पहुंच गया था, मुझे पता है तू यहां है, और तुझे पता है कि मैं जानती हूं। कल उन दोनों में से कोई एक उस समझ पर कदम बढ़ाएगा। अगला दिन उस अजीब से सन्नाटे के साथ उगा, जो कभी कभी तूफानों से पहले चलता है। आसमान पीतल की कटोरी सा धूसर था, यहां तक कि पक्षी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सा गीत गाए। अमीना मुअज्जिन की पुकार से पहले ही उठ गई। उसने पिता का लाल रुमाल कलाई पर बांधा और उस खुले स्थान की ओर चल पड़ी जहां फंदा उसका इंतजार कर रहा था। राघवन पीछे पीछे आया, उसके बूटों की धमक मिट्टी पर धीमी पड़ रही थी। वे जंगल के किनारे पहुंचे ही थे, तभी पहली हवा की झोंक ताड़ के पेड़ों से टकराई। नीम के पेड़ के नीचे बना वो झोपड़ी के आकार का जाल स्थिर खड़ा था, अपनी आकृति को हल्की धुंध में घुलाए हुए। अमीना ने हर रस्सी, हर गांठ, हर लीवर को फिर से परखा। दोपहर तक बारिश आने वाली थी, और बारिश के साथ गंध भी आने वाली थी, जो शिकारी और शिकार दोनों के लिए सबसे अच्छी खबर थी।
राघवन ने भौहें सिकोड़ ली। तू आज रात मेरे पीछे रहेगी। अगर कुछ गलत हुआ तो। अमीना ने बीच में काटते हुए कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो वो हम दोनों के लिए होगा, बल्कि किसी एक के लिए नहीं। राघवन ने हल्का सा सिर झुकाया, आधी मुस्कान के साथ। तू शायद अपने अब्बा पे गई है। अमीना मुस्कराई, बहुत हल्के से। दोपहर तक बादल गाढ़े हो गए, जैसे पहाड़ियों पर किसी ने नीला काला ढक्कन रख दिया हो। दूर बिजली चमकी और बादल गरजे, जैसे किसी दूर के युद्ध की ढोल के। हवा में नमी की बिजली सी गंध भर गई। हर पत्ता कांप रहा था। उन्होंने फंदे के मुंह के पास चारा रखा, सड़ी हुई मांस की एक छोटी टोकरी, जिसमें बकरे का खून और कुचला हुआ लहसुन मिला था। उसकी गंध असहनीय थी और जानबूझकर ऐसी रखी गई थी। ऊपर से अमीना ने कपूर का बारीक चूर्ण छिड़का, ताकि उसकी तीखी साफ गंध तेल की धातु जैसी महक को ढक दे। किसी जानवर की सूंघ के लिए ये गंध मौत, बारिश और परिचय की मिलीजुली याद जैसी थी। सूर्यास्त से पहले वे मचान पर चढ़ गए। ऊपर से जमीन प्राचीन लग रही थी। नदियां नसों की तरह बल खा रही थी। झोपड़ियां बीजों की तरह बिखरी थी और जंगल एक जीवित दीवार सा झुका था। पहली फुहार पड़ी, हल्की धुंध, जिसने किनारों को धुंधला कर दिया और हर आवाज को फुसफुसाहट में बदल दिया। अमीना ने शॉल कसकर लपेट लिया। उसकी नजरें खुले स्थान पर जमी थी। राघवन ने अपनी बंदूक धीरे धीरे भरी, हर हरकत सधे हुए सम्मान की तरह। सामने वाले पेड़ की ऊंची डाल पे राघवन के दो सहायक चुपचाप प्रार्थना बुदबुदाकर मौन हो गए। घंटे बीतते गए। बारिश की धीमी ताल पर समय खिंचता चला गया। कहीं एक मोर चिल्लाया, नदी से मेंढक टर्राए। जंगल परतों में हिल रहा था। हवा, फुहार, अंधेरा। अमीना की सांसें उस लय में घुल गई। फिर आधी रात के बाद कहीं वो लय टूट गई। रात स्थिर हो गई। न मेंढक, न हवा, न पत्तों पर गिरती बारिश। सिर्फ वो खोखला विराम, जिसे उसके पिता जंगल के बोलने से पहले की सांस कहते थे। अमीना ने राघवन की बाह को हल्के से छुआ। वो तंग गया और अंधेरे में ध्यान से देखने लगा। जंगल के किनारे से एक साया अलग हुआ, काले पर काला, मगर उस सहज लय के साथ जो किसी इंसान के कदमों में नहीं होती। बाघ, घायल होने के बावजूद भी वो सुंदरता और ताकत से लबालब भरा हुआ था। उसकी मांसपेशियां जैसे खुदा की कोई रहमत हो। उसके पूंछ लहराते, कंधे नीचे और स्थिर। बारिश की बूंदें उसकी पीठ पर चांदी की लकीरों की तरह बह रही थी। उसने सिर उठाया, नथुने फड़काए, हवा को सूंघा। चारे की गंध उसे लगी और कुछ और भी। वो ठिठका। बाघ और फंदे के बीच की दूरी अब सांसों में मापी जा सकती थी। अमीना का मुंह सूख गया। उसने बाघ की बाई टांग में हल्की सी झटकेदार चाल देखी। कंधे पर वो पुराना निशान, जहां उसकी गोली छूकर गुजरी थी। जानवर अपने शरीर पर अपना इतिहास ढो रहा था, जैसे वो खुद। राघवन की उंगली ट्रिगर पर गई। अमीना ने सिर हिलाया। अभी नहीं, उसने इशारे से कहा। फंदे को धैर्य चाहिए था। बाघ घूमने लगा। एक चक्कर, फिर दूसरा, हर बार छोटा, सटीक। वो झोपड़ी जैसे बने फंदे के पास आया, सूंघा, धीमे स्वर में गुर्राया। चारे की दुर्गंध असहनीय थी, फिर भी वो झिझक रहा था। शायद याद कर रहा था जब उसकी जिज्ञासा ने उसे दर्द दिया था। अमीना ने सांस रोक ली। फिर उसने अपने मन में कहा, आओ, भरोसा करो इस छल पर। बिजली चमकी, सफेद, चीर देने वाली। एक पल के लिए पूरा संसार जम गया। बाघ झोपड़ी के चौखट पर झुका। दो इंसान ऊपर पेड़ पर भूतों की तरह जमे थे। रस्सियां बिजली की रेखाओं सी चमक उठी।
फिर गरज उठा आकाश और बाघ ने कदम आगे रखा। उसका पंजा तख्ते पर पड़ा, नीचे की जमीन फट गई, फर्श चरमराई और बाघ आधा नीचे जा गिरा। उसकी दहाड़ ने जैसे आकाश चीर दिया। वो छटपटाया, बांस की दीवारें टूटने लगी, रस्सियां झटकी, पुलिया चीख उठी। ऊपर से बांस का एक जाल गिरा जो किसी धातु की पुली से बंधा हुआ था। बाघ अद्भुत ताकत से जूझा, जाल तोड़ने की कोशिश करने लगा। बांस चटकाए, एक बांस उखाड़ फेंका। राघवन ने गोली चलाई, एक, फिर दूसरी, पर बारिश ने निशाना बिगाड़ दिया। जानवर ऊपर झपटा, गिरी हुई छत से टकराया और पूरा ढांचा कांप उठा। रस्सी संभालो, राघवन चिल्लाया। नीचे के लोग खींचने लगे। उनके पांव कीचड़ में फिसले, मांसपेशियां तन गई। कुछ क्षणों के लिए लगा योजना सफल हो जाएगी। फिर बाएं तरफ की पुली टूटी, रस्सी लहराकर हवा में उड़ उठी। बाघ ने अपने वजन का इस्तेमाल किया, हथियार की तरह। एक लकड़ी टूटी, एक सहायक चीखता हुआ पीछे कीचड़ में गिरा। अमीना ने सोचा नहीं, बस हिली। वो मचान से फिसलकर नीचे उतरी, जोर से गिरी, घुटनों में दर्द उठा। गिरते ही उसने टूटी रस्सी पकड़ ली और उसे एक पेड़ के तने से लपेट दिया। अपनी पूरी ताकत से खींचने लगी। बाघ फिर झपटा, रस्सी ने अमीना की हथेलियों को काट दिया। अमीना ने दांत भींचे और पूरे शरीर को पीछे झोंक दिया। राघवन नीचे उतरा, उसके साथ आकर रस्सी थाम ली। जाल खिंचा, बाघ फिसलकर गड्ढे में और नीचे धंस गया। कीचड़ उछला, गरम, भारी। अब अमीना हाफते हुए बोली। राघवन ने फिर गोली चलाई। इस बार निशाना सही था, कंधे के ठीक नीचे सीने में। बाघ गरजा, कमजोर पर अब भी भयानक। उसने मिट्टी में पंजे गाड़े, पर कीचड़ में उसकी पकड़ फिसल गई। धीरे धीरे थककर उसके शरीर की हर हरकत धीमी हो गई और रुकने लगी। उसका सिर झुक गया, सांसें टूटी टूटी, धुंध सी हल्की होने लगी। मौन लौट आया, कांपता हुआ, बूंद बूंद। बारिश अब कोमल थी, रस्सियां ढीली पड़ गई। अमीना गड्ढे के किनारे पहुंची। बाघ पानी और कीचड़ में आधा डूबा पड़ा था। उसकी धारियां खून और मिट्टी में धुंधली हो गई थी, लेकिन तांबे सी आंख अब भी चमक रही थी, लालटेन की लौ को पकड़ते हुए। वो उसे देख रही थी, अब नफरत से नहीं, बल्कि किसी गहरी अनकही पहचान से। अमीना ने उसकी नजर से नजर मिलाई। सारा शोर, मौत, जाल, भय, सब उस एक पल में सिमट गया। दो प्राणी जिन्होंने भागने से इनकार किया था, अब एक दूसरे की लय पहचान रहे थे। राघवन उसके पास आया, स्वर धीमा। खत्म हो गया। अमीना ने सिर हिलाया। अभी नहीं। वो एक कदम और आगे बढ़ी, इतनी नजदीक कि जानवर की आखिरी सांस उसकी त्वचा पर महसूस हो सके। उसने बंदूक उठाई, रुकी, फिर नीचे कर दी। जानवर पहले ही मर रहा था। एक और गोली दया होती, पर दया उसे अहंकार लगी। उसने फुसफुसाया, आधा प्रार्थना, आधा माफी। शांति से जाओ, जंगल तुम्हारा नाम याद रखे। बाघ की आंख बंद हो गई। अंतिम सांस बारिश में घुल गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे गड्ढे के चारों ओर खामोश खड़े रहे, नीचे उस धारियों वाले शरीर को देखते हुए जिसने कई रातों तक उनके सपनों को सताया था। कोई रोया, कोई सिर झुकाकर मिट्टी को छू गया। जिन लोगों ने अपने अपने घर वालों को खोया था, वे दुआ और बद्दुआ दोनों साथ बुदबुदा रहे थे। राघवन ने निकासी का काम संभाला। रस्सियां कराह रही थी, कीचड़ ने पैरों को जकड़ लिया था। जब जानवर को ऊपर खींचा गया, उसका शरीर भारी था। पानी उसकी खाल से टपक रहा था। मांसपेशियां अब निस्तेज,
लेकिन आकार में अब भी भव्य। उन्होंने उसे केले के पत्तों पर नदी के किनारे लिटाया। अमीना उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, आंखें भीगी लेकिन स्थिर। ये सिर्फ भूख नहीं थी, उसने धीरे से कहा। ये अभिमान था, दर्द था। वो चाहता था कि दुनिया जान ले वो अब भी जिंदा है। राघवन ने सिर हिलाया। हम भी तो यही चाहते थे। तभी सूरज बादलों के बीच से फूटा। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। वो बाघ के शरीर पर पड़ी, गीले चेहरों पर चमकी, और उस नदी पर जिसने चुपचाप सब कुछ देखा था। धरती से भाप उठी, जैसे लंबे समय से दबे हुए सिसकारे हों। अमीना धीरे धीरे उठी। इसे जलाओ, उसने कहा। सजा के लिए नहीं, शांति के लिए। उन्होंने नदी किनारे चिता बनाई। फिर मंदिर के पुजारी ने अंतिम संस्कार की विधि संपन्न कराई। धुआं सीधा सफेद होकर आसमान की ओर उठा। जब आग ने शरीर को पकड़ा, एक गर्म हवा चली, पेड़ों के बीच से होकर, और राख को पानी और खेतों में फैला दिया। आज कई महीनों बाद पहली बार जंगल फिर जीवित सा लगा। पक्षी पुकार रहे थे, बंदर चिल्ला रहे थे। जीवन की सामान्य गुनगुनाहट लौट आई थी। राघवन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तूने कर दिखाया। तमिलनाडु इस कहानी को सालों याद रखेगा। अमीना ने सिर हिलाया। नहीं, हमने किया, और जंगल ने भी अपना हिस्सा निभाया। राघवन थका हुआ मगर सच्चे दिल से मुस्कराया। अब तू क्या करेगी? अमीना ने उन पहाड़ियों की ओर देखा जहां धुंध उठ रही थी। फिर से बोऊंगी, फिर से बनाऊंगी। गांव के बच्चों को सिखाऊंगी कि जंगल के पास रहना क्या होता है। जंगल के साथ मिलकर रहना होता है, उसे जीतना नहीं। खबर नदी की धार के साथ और इंसानी जुबानों के पुराने रास्तों से फैल गई। आदमखोर बाघ मार दिया गया है। ये एक ऐलान भी था और एक पहेली भी। एक ऊंची, ठोस सच्चाई जिसने डर की रातों को मिटाया नहीं, बल्कि उन्हें किसी और रूप में ढाल दिया। राहत और पछतावे से बुनी हुई एक जटिल चुप्पी। अगली सुबह भोर में ही आसपास के गांव के पुरुष अनाज और फूल लेकर आए। औरतें हल्दी और दूध लेकर आई। जश्न के लिए नहीं, बल्कि एक विदाई की रस्म के लिए और अमीना की बहादुरी के लिए एक छोटा सा उपहार। उनके चेहरे उन दृश्यों और कर्मों से खोखले हो चुके थे जिन्हें उन्होंने पिछले कुछ महीने देखा और महसूस किया था। सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए जहां बाघ के शव को जलाया गया था। सन्नाटा भरा था, हर सांस पवित्रता से भरी लग रही थी। अमीना भीड़ के किनारे खड़ी थी, ओढ़नी कंधों पर डाली, कपड़ों में धुए और गीली मिट्टी की गंध समाई हुई। अमीना के चारों ओर के चेहरे बदल चुके थे। अजीज का चेहरा थका था, लेकिन परेशान नहीं। उसकी मां के चेहरे पर थकान ऐसी थी जैसी कोई शवयात्रा में पानी ढोने के बाद होती है। राघवन के भीतर की थकावट थकान से नहीं, किसी पुराने घाव से उपजी लगती थी। फिर इमाम आगे आए, गरिमा से भरे। वो नदी किनारे बाग के राग के पास गए और धीमे छोटी दुआएं पढ़ी। वे शब्द जो मौत को रोकने नहीं, बल्कि समझने के लिए कहे जाते हैं। कुछ पुरुषों ने सुर में सुर मिलाया और वह जाप ऊंचा उठा, फिर ढल गया। कुछ औरतें खुलकर रो पड़ी, कुछ दूर कहीं ताकती रहीं, जैसे याद कर रही हों कि वे कौन थी बाघ के आतंक से पहले। इसके बाद लोग उपहार लेकर अमीना की झोपड़ी गए। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और उपहार भेंट किए। करीब घंटे भर तक गांव वाले आश्चर्य में देखते रहे अमीना को, और बीच बीच में हल्की फुल्की बातें करते रहे। अमीना ने पूरे समय बहुत धैर्य रखा और सबसे खुले दिल से बातें की। बाघ की मौत की खबर गांव से बाहर बहुत जल्दी फैल गई। दोपहर तक तालुक की सड़क से गाड़ियों की घरघराहट और अनजानी आवाजें सुनाई देने लगी। एक सरकारी जीप के पीछे कैनवस ढका ट्रक था। इस्त्री किए कपड़ों और चमकते जूतों वाले अफसर उतरे, जिनसे नई फाइलों
और राजनीति की गंध आती थी। एक युवा संवाददाता आया, हाथ में नोटबुक, आंखों में कहानी की चमक। जिले का एक अधिकारी कैमरा और क्लिपबोर्ड लेकर आया। वे गांव में ऐसे चले जैसे किसी चित्र में प्रवेश कर रहे हों, उत्सुक पर नपे तुले। राघवन ने उन्हें बरगद के नीचे रोका, चेहरा सख्त। हमने जानवर को मार दिया, उसने कहा। आवाज में गर्व और थकावट दोनों थे। अधिकारी ने सिर हिलाया, नोट्स लिखे और कभी कभी उन पेड़ों की ओर देखा जहां फंदा लगाया गया था और जहां गांव वालों ने खून और पसीना बहाया था। अच्छा काम, उसने कहा, रिकॉर्ड में डाल देंगे। इनाम भी है और हम औपचारिक निरीक्षण की व्यवस्था करेंगे। उसकी आवाज में कागजी स्वीकृति थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस धुआती चिता पर ठहरी रहीं, जहां उसके नोटबुक की भाषा पहुंच नहीं सकती थी। संवाददाता अमीना के पास आया। उसके सवाल तेज भी थे और हल्के भी। आपको कैसा लगा? क्या आप डर गई थी? गांव के लिए इसका क्या मतलब है? अमीना ने सधे हुए छोटे जवाब दिए, कैमरे की भूख के हिसाब से नपे तौले शब्द। हम राहत में हैं, हम थके हैं, हम शोक में हैं। हर वाक्य सटीक था, छोटा और सरल, पर उसके भीतर का एक अजीब हिस्सा ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी मंच पर खड़ी कलाकार से दुख निभाने को कहा गया हो। उस रात जब अफसर चले गए और भीड़ छंट गई, तो दूसरी सुबह नए लोग आए, बिना वर्दी के, पर जिज्ञासा की निजी भाषा में। तालुक कार्यालय का एक पढ़ा लिखा आदमी आया, साथ में एक क्षेत्रीय जीव विज्ञानी, दुबला, चश्माधारी और हमेशा अचंभा और आंकड़ों के बीच झूलता हुआ। वो नदी किनारे झुक गया, निशान को देखता रहा और सवाल पूछने लगा, पगमार्क, शिकार और चारे के बारे में। अमीना ने धैर्य और समझदारी से उसके सवालों का जवाब दिया। कहाँ देखा गया था? लंगड़ाने का ढंग कैसा था? कंधे के पास के दांतों के निशान। वो आदमी कांपते हाथों से नोट्स ले रहा था। उसने कोई आकर्षण या सहानुभूति नहीं दिखाई। वो जानवर को ज्ञान में बदल रहा था। क्या कोई बीमारी के लक्षण थे? उसने धीमे से पूछा, शायद ऐसी वजह तलाशते हुए जो इस मृत्यु को कारण बना दे। अमीना ने कंधे के घाव को याद किया और बाघ का उसे ढाल लेना। उसे गांव के फैलाव और जंगल की सिकुड़ती सीमा याद आई। बीमारी नहीं, उसने कहा, भूख और पीड़ा। इंसानों ने उससे वो सब छीन लिया जो वो जानता था। उस रात गांव ने बरगद के नीचे मंदिर के पास छोटी सी पूजा की। लोग फूल मालाएं और फल लाए, ऐसे गीत गाए जो बिखरेपन को जोड़ते हैं। पर उस संतोष के नीचे भी अमीना के भीतर एक हल्का कंपन था। बाघ एक हत्यारा था जिसने जाने ली, पर वो इस धरती का हिस्सा भी था। मानव भूख और जंगल के धैर्य के बीच की जीवित माप। वो धीरे धीरे भीड़ से दूर चली गई, उस पगडंडी की ओर जहां जाल लगाया गया था। जमीन पर अब भी तेल, धुएं और खून की गंध थी। वो घुटनों के बल बैठी, उंगलियां मिट्टी में फेरती रही, जैसे किसी दर्जी ने खोई हुई टांग फिर से खोजने की कोशिश की हो। उसके मन में पहले की बातें लौट आई, जब राघवन ने नदी किनारे पच्चीन देखे थे, जब भैंस का बछड़ा पहली बार बाघ को देखकर चीखा था। बारिश में चमकती वह दो तांबे जैसी आंखें। शिकार के तथ्य सरल और क्रूर थे, पर स्मृति के छोटे निजी कोनों में अमीना को अब उस कर्म का भार और भी गहरा महसूस हुआ। उसे अपने पिता की पुरानी कहानियां याद आईं। वे लोग जिन्होंने महान जानवरों को मारा था और फिर पाया था कि उस हत्या ने उनकी आत्मा की बनावट बदल दी। वो कहते थे, ऐसे शिकारी रात में जागते हैं और अपने बिस्तर के नीचे उन आंखों को देखते हैं जो उन्होंने बुझाई थी। वे दूध भी नहीं पी सकते बिना किसी फटे गले की कल्पना किए। जब वो बच्ची थी, वो सोचती थी
ये बस डराने की बातें हैं। अब उसे लगा वे कहानियां एक जाल थी जो ये सिखाने के लिए बुनी गई थी कि न्याय भी कभी कभी भारी कीमत मांगता है। अगले दिन दोपहर को जब सूरज तेज और सफेद चमक में जल रहा था, गांव में एक सन्नाटा पसरा था। हवा में राख और आंसुओं की नमी थी। पेड़ों पर पक्षी लौट आए थे और उनके गीतों में एक नई झिझक थी, जैसे वे भी ये समझ रहे हो कि कुछ अपरिवर्तनीय घट चुका है। अमीना अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी हथेलियों में अब भी मिट्टी की महक थी, वही जो बाग की चिता के पास से आई थी। वो उस मिट्टी को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ती रही, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी, महीनों बाद पहली बार। वो हंसी हल्की थी, लेकिन उसमें भय का नामो निशान नहीं था। दूर किसी ने आग जलाई थी। शाम होते होते जब आसमान में हल्का धुआं और नारंगी छाया तैर रही थी, राघवन आया, धीमे थके कदमों से। उसने अमीना को देखा, फिर कहा, आज अजीब सन्नाटा है, जैसे सब कुछ खत्म नहीं, बस थम गया हो। अमीना ने सिर हिलाया। कभी कभी थम जाना ही राहत होता है, उसने कहा, पर राहत में भी खालीपन होता है, जैसे कोई गीत आधा गाया गया हो। राघवन ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, सरकार ने कहा है कि अब जंगल के उस हिस्से को सील कर देंगे। वहां खेत नहीं बढ़ाए जाएंगे। शायद उस इलाके को कोई बाग फिर से अपना ले। उसकी आवाज में एक अनकही आशा थी। अमीना ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे की रेखाएं कठोर थी, पर उनमें किसी पुराने दर्द की कोमलता झलक रही थी। अगर वो जगह फिर हरी हुई, अमीना बोली, तो शायद बाग की आत्मा वहां लौट आए, बिना डर, बिना भूख। हम बस यही कर सकते हैं, जो मिट गया उसे जगह देना। राघवन ने सिर झुका लिया। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। सिर्फ दूर नदी का स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे पानी बीते समय को धो रहा हो। रात गहरी हुई। गांव के घरों में दिए जले और कुछ लोग नदी किनारे की राख पर छोटे दीप रखाए, न तो श्रद्धांजलि में, न भय में, बल्कि उस याद में जो मिट नहीं सकती। वो राख पवित्र नहीं थी, पर उसमें गांव की कहानी, इतिहास और समाई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें जानवर और इंसान दोनों की सीमाएं धुंधली हो गई थी। अमीना रात को अपने आंगन में खड़ी रही, आसमान की ओर देखती, जहां आग का धुआं अब तारों में घुल चुका था। उसे लगा जैसे वे तारे उन आंखों जैसे हैं जो कभी जंगल में चमका करती थी। अब वे आंखें दोष की नहीं थी, वे निगरानी की थी, स्मृति की थी। धीरे धीरे उसने एक दिया उठाया। उसे हवा से बचाते हुए नदी की ओर चली। पानी ठंडा था, और जब उसने दिया उसमें छोड़ा तो लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई, जैसे कोई आत्मा अंततः अपने घर पहुंच गई हो। वो देर तक उस छोटे से उजाले को देखती रही, और फिर उसने महसूस किया कि शायद यही जीवन है। न डर का अंत, न शांति का वादा, बस एक क्षण का संतुलन, जहां जलता हुआ दीप और बहती हुई नदी एक साथ अस्तित्व का अर्थ बताते हैं। उसके पीछे गांव फिर से सांस लेने लगा। बच्चों की हंसी, कुत्तों का भौंकना, और कहीं दूर एक उल्लू की पुकार, जैसे रात कह रही हो, कहानी खत्म नहीं हुई, बस नया अध्याय शुरू हुआ है। इस तरह आग का संकेत केवल बाघ की मृत्यु की कथा नहीं रही, बल्कि ये उस जागरण की कहानी बन गई, जहां इंसान ने पहली बार महसूस किया कि जंगल और गांव, भय और करुणा, शिकार और स्मृति, सब एक ही अग्नि से जम लेते हैं। कुछ वर्ष बाद एक सुबह बारिश धीरे धीरे थमी, न तूफानों के साथ, न गड़गड़ाहट के साथ, बस एक स्थिर लय में जो एक दिन ऐसे चुप्पी में घुल गई कि गांव वाले सुबह उठे तो सोचने लगे, क्या बदल गया है।
हवा हल्की थी। नदी अब उतनी उफनी नहीं थी। खेतों में नए धान की हरियाली झिलमिला रही थी, कोमल, उजली, आशावान। उस निस्तब्धता में अमीना रावुत्तर ने फिर से सीखा डर के बिना जीना। युद्ध के अंत के बाद उसने आधी जिंदगी छायाओं में बिताई थी, पहले स्वतंत्रता के बाद की निर्धनता में, फिर उस बाघ के भय में जो उनके हौर में घूमता था, और अंत में उस अजीब बोझ के तले कि अब वो एक प्रतीक बन चुकी थी। अब वो बस शांति चाहती थी। हर सुबह वो नंगे पांव नदी किनारे तक चलती। धुंध नीचे लटकी रहती और वे पेड़ जिनकी उसने रोपाई की थी अपनी नई पत्तियों से फुसफुसाते। वो किनारे पर घुटनों के बल बैठती, ठंडे पानी में हाथ धोती और वे पंक्तियां गुनगुनाती जो उसकी मां ने बचपन में सिखाई थी। आधी प्रार्थना, आधा गीत। अब वे सुरक्षा के लिए नहीं थी, आभार के लिए थी। उसकी बूढ़ी मां भी अक्सर साथ आती, फूलों से भरा एक पीतल का छोटा लोटा लेकर। दोनों मिलकर नदी किनारे बने पत्थर के निशान पर मालाएं चढ़ाती, वही जो गांव वालों ने बाग की विश्राम स्थली पर बनाया था। बस पत्थरों का एक छोटा टीला, ऊपर लकड़ी से बनी बाग की आकृति जो वक्त के साथ घिसने लगा था। अमीना ने जिद की थी कि उसे न तो स्मारक कहा जाए न ट्रॉफी। ये एक याद है, उसने कहा था, कि जब हम संसार से ज्यादा ले लेते हैं तो वो बदले में कुछ मांगता है। अब वो ढेर वहां खड़ा था, काई से ढका, न विजय का प्रतीक न चेतावनी, बस अस्तित्व। कभी कभी जब वो बहुत सुबह पहुंचती तो किनारे पर पक्षिम मिलते, हिरन के, सियार के, तेंदुए के और कभी कभी किसी छोटे बाघ के भी जो पहाड़ी से नीचे उतरा होगा। अब वे निशान उसे डराते नहीं थे, बल्कि वे मुस्कान लाते थे। इसका मतलब था कि जंगल ठीक हो रहा था। राघवन तब तक कोयम्बतूर जा चुका था। नए वन्यजीव विभाग ने अपना वादा निभाया था। एक छोटी सी यूनिट बनाई गई जो शिकार नहीं बल्कि संरक्षण सिखाती थी। जाने से पहले राघवन एक आखिरी बार अमीना से मिलने आया था। अपने साथ उसने बीजों का एक छोटा पैकेट और एक पतली किताब लाया था, लिविंग विद प्रेडेटर्स, जिसे किसी अंग्रेज अफसर ने लिखा था, पर एक भारतीय विद्वान ने अनुवाद किया था। अंदर के पन्नों पर उसने एक नोट लिखा था, उस स्त्री के लिए जिसने मृत्यु को जीवन में बदला, उन्हें सिखाना कि संतुलन सुरक्षा नहीं, सम्मान है। राघवन। अमीना ने वो नोट अपने पिता के पुराने डिब्बे में रख छोड़ा, उसी में जहां उनकी छुरी और कंपास थे। कभी कभी रातों में वो अब भी राघवन की आवाज और बंदूकों की गूंज सुनती थी, पर उन सपनों में बाघ अब झपटता नहीं था। वो बस दूर खड़ा रहता, सांस लेता, देखता और फिर धुएं की तरह जंगल में गायब हो जाता। गांव भी बदल गया था। जो कभी जीने की हड़बड़ी थी, अब सहअस्तित्व की शांत क्रांति बन चुकी थी। आदमी अब गड्ढे नहीं खोदते थे, बांस की नीची बाड़ लगाते थे। वे जंगल के किनारों पर हिरन के लिए नमक और अनाज छोड़ जाते, ताकि शिकारी जानवर अपने पुराने इलाके में रहें। बच्चे पहले पेड़ों के नाम सीखते, फिर गणित। अमीना ने एक छोटी पाठशाला शुरू की, एक गांव की पाठशाला, उसी बरगद के नीचे जिसने कभी भय देखा था। वहां वो पढ़ना, लिखना और अपने पिता के गाए वो मौसम के गीत सिखाती थी। उसके साथ वो एक और चीज सिखाती थी, मौन का सम्मान करना। हर दहाड़ खतरा नहीं होती, वो बच्चों से कहती। कभी कभी वो जंगल का कहना होता है, मैं अब भी यहां हूं। वो छोटी पाठशाला धीरे धीरे सैंक्चुरी बन गई। पड़ोसी तालुकों से यात्री आने लगे, किसान, विद्वान और कुछ शहर के पत्रकार भी, जो उस स्त्री से मिलने आते थे जो बाघों से बात करती थी। अमीना उनकी बड़ी चढ़ी बातों पर मुस्कराती, पर उस ध्यान को समझदारी से इस्तेमाल करती। उनके दान से उसने एक छोटी पुस्तकालय बनाई।
कुछ किताबें वन्य जीव पर, कुछ कविता पर और कुछ मिट्टी पर। उसकी पसंदीदा थी टैगोर की गीतांजलि का पुराना तमिल अनुवाद। वो अक्सर सांझ के समय उसकी पंक्तियां जोर से पढ़ती। वही जीवन धारा जो मेरी नसों में बहती है, उसी लय में जग के रंध्रों में नाचती है। अब वे शब्द उसे ऐसे समझ आते थे जैसे पहले कभी नहीं आए थे। जब वो जवान थी, डर में भागती, हमेशा चौकनी। अब जीवन संघर्ष नहीं रहा था, लय बन गया था। फिर भी कभी कभी रात को जब हवा ताड़ के बीच से उठती और कुत्ते अंधेरे में अनदेखी चीजों पर भौंकते, वो एक दीप जलाकर द्वार पर बैठ जाती। सुनती, डर के लिए नहीं, पहचान के लिए। जंगल भले अनदेखा हो, बोलता था। वो सांस लेता था, वो उसे याद करता था। उन शांत क्षणों में उसे अपने पिता का स्पर्श महसूस होता, उनका हाथ उसके कंधे पर, उनकी धीमी आवाज कीटों की गुनगुनाहट के बीच से आती। अच्छा शिकारी वो है जो जानता है कब शिकार नहीं करना चाहिए। अच्छा रक्षक वह है जो जानता है कब छोड़ देना चाहिए। और वो आंखें मूंदकर फुसफुसाती, अब समझती हूं अप्पा। एक संध्या, पढ़ाने के लंबे दिन के बाद, अमीना हमेशा की तरह नदी की ओर गई। हवा में बारिश की गंध थी, पहाड़ियों पर हल्की सुनहरी रोशनी अब भी थी, पर आकाश पर बादल इकट्ठा होने लगे थे। उसने पानी के उस पार कुछ हलचल देखी, धारीदार चमक, घास में लहर, फिर स्थिरता। वो पास नहीं था, नहीं डराने वाला, बस था। अमीना की सांस अटक गई। एक पल के लिए वही धड़कन लौट आई जो बरसों पहले आई थी, जब नरभक्षी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। पर इस बार कोई भय नहीं था, बस एक अनजानी पहचान थी। जीवित बची और उसके उत्तराधिकारी के बीच एक गहरा, पवित्र स्वीकार। नदी के उस पार बाघ ने सिर उठाया, हवा सूंघी और उसकी ओर देखा। उनकी निगाहें मिली। दो प्राणी, एक ही जंगल और इतिहास से बंधे हुए। फिर वो मुड़ा और पेड़ों में गायब हो गया। अमीना वहीं स्थिर खड़ी रही। समय धीमा हो गया। उसी क्षण में उसने जाना, जीवन पूरा चक्र काट चुका है। जंगल अब टूटा नहीं था। वो डर जो कभी दोनों को बांधता था, अब मिट चुका था। जब पहली बूंदें गिरने लगी, उसने चेहरा आसमान की ओर उठाया और मुस्कराई। यही, उसने फुसफुसाया, है संसार की क्षमा। बारिश तेज हो गई। बारिश का पानी सब कुछ साफ कर रहा था, धो रहा था, अंतहीन, जैसे आसमान अपने सारे दुख बहा रहा हो। वो भीगती हुई घर लौटी, कंधे पर भारी शाल, पर मन हल्का। दूर कहीं बादल गरजे, पुराने ढोल की ताल जैसी। अब चेतावनी नहीं, बस सकून देने वाले भजन लग रहे थे। वर्ष दर वर्ष गांव पर शांति की परतें चढ़ती गई। ऋतुएं ऐसे गुजरी जैसे किसी सावधान हाथ ने उन्हें पलटा हो। पौधों ने आकाश की ओर सिर उठाया, मानसून आए और खेतों पर अपनी चांदी की छाप छोड़कर चले गए। बच्चे लंबे हुए और वे नए गीत सीखने लगे जो अमीना उन्हें सिखाती थी। वो जगह जो कभी भय से तनी रहती थी, अब ऐसे ढीली पड़ गई थी जैसे कोई घाव अंततः नींद में बदल गया हो। वही नदी जो कभी रहस्य समेटे बहती थी, अब उन्हें धीरे धीरे अपने साथ बहा ले जाती थी। अमीना भी अपने काम के साथ बढ़ी। घटनाओं ने उसे अनचिन नहीं छोड़ा था। उसकी हथेलियों पर छोटे निशान थे, दाएं कंधे में हल्की जकड़न थी, बंदूक की पिछली चोट का निशान, और ऐसी रातें जिन्हें वो कभी पूरी तरह भुला न सकी। पर अब वे निशान चोट नहीं थे, नक्शे जैसे थे, रास्तों की यादें। लोग अब उससे सलाह लेने आते, बाड़ कहाँ तक लगानी चाहिए, कौन सा पौधा 2 साल बाद हिरन को चारा देगा, या बच्चे को सरकंडे के पास धीरे चलना कैसे सिखाएं। वो वैसे ही सधे स्वर में जवाब देती, सरल शब्द,
जिनमें अनुभव का शहद मिला होता। बरगद के नीचे की स्कूल में नई जान बस गई थी। बच्चे अक्षर और जोड़ घटाना सीखते, बारिश और फसल के गीत गाते, पर अमीना उन्हें जंगल की भाषा भी सिखाती। कौन से पच्चीन हिरन के होते हैं, कहाँ अनाज छोड़ना चाहिए ताकि वे खेतों में न घुसें, और किस तरह हर पौधे की देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे वह पड़ोसी हो। पल्ली की छोटी पुस्तकालय धीरे धीरे भरती गई। तालुक कार्यालय से किताबें आई, फिर शहर की एक संस्था से, जिसने गांव की कहानी पढ़ी थी और मदद भेजी थी। अमीना हर किताब पर ध्यान से नोट्स लिखती। पौधे लगाने का सबसे अच्छा महीना, छाया के लिए उत्तम, छाल संकट में मवेशियों के काम आती है, तेजी से बढ़ने वाले पौधे, बाढ़ के लिए उपयुक्त, इत्यादि। हर साल बाघ की मृत्यु बरसी पर गांव वाले नदी किनारे एक शांत दिन मनाते। वे उसे संतुलन दिवस कहते। न कोई ढोल, न कोई तामझाम। बच्चे पेड़ लगाते, बुजुर्ग नाम पढ़ते, और स्त्रियां उस पत्थर शिला पर फूल बांधती। वे पानी के किनारे चावल और नमक चढ़ाते, मृत्यु को नहीं, जीवन को याद दिलाने के लिए कि सब चीज की देखभाल जरूरी है। अमीना मिट्टी से सने हाथों के साथ उनके बीच खड़ी रहती, उन लोगों को देखती जो कभी भय से जकड़े थे, अब भविष्य के माली बन चुके थे। राघवन कभी कभी लौट आता, कभी किसी सम्मेलन की खबर लाता, कभी किसी नई निधि की, कभी एक सरकारी पत्र जिसमें गांव की पुनर्वनीकरण योजना की प्रशंसा होती। वो कभी ज्यादा दिन नहीं ठहरता, उसका काम पुल बनाता था, जड़े नहीं। वो गांव के बदले स्वरूप की प्रशंसा करता और बाहर वालों से कहता कि कैसे छोटे समुदाय जंगल और मानवता दोनों के रक्षक बन सकते हैं। एक बार उसने हंसते हुए कहा, अमीना, तुम्हें तो तालुक के पेरोल पर होना चाहिए। वो मुस्कराई, जमीन ही मेरी मजदूरी है। पहले हर कोई हर निर्णय से सहमत नहीं था। कभी झगड़े होते, कोई किसान नाराज कि हिरन के लिए जमीन खाली रखनी पड़ती है, कोई और चाहता कि पेड़ों से पहले औजार मिले। पर अब बहसें अलग थी। उनमें भविष्य की फसल का वजन था, कल के डर का नहीं। गांव ने धैर्य के साथ अपनी जरूरतें तौलना सीख लिया था। अमीना की एक शिष्या, नन्ही मलर, जो कभी पतली सी चढ़ाक लड़की थी, बड़ी होकर गांव वालों के भरोसे की बनी। वो पहली थी जिसने पास के तालुक की नई वन्यजीव यूनिट में प्रवेश लिया, गांव और वन विभाग के बीच पुल बनने वाली अधिकारी। संतुलन दिवस पर उसने कांपते हाथों से एक पौधा लगाया। अमीना ने देखा और भीतर एक गर्म, अनाम गर्व महसूस किया। शिक्षा का छोटा, जिद्दी चक्र फिर से पूरा हुआ। कुछ साल बाद तालुक कार्यालय में एक कांस्य पट्टिका लगाई गई। उस पर बाघ की मृत्यु, खोए हुए लोगों के नाम और उस समुदाय की मिट्टी से मांगी गई क्षमा दर्ज थी। वो पट्टिका थोड़ी जंग खा गई और कुछ औपचारिक दर्शकों को आकर्षित करती रही, पर असली स्मारक तो नदी किनारे पनपा, उन जवान पेड़ों की पट्टी में जो अब दोपहर की धूप रोकते थे, और उस स्कूल में जो उनके नीचे खड़ी थी। अब स्मृति लकड़ी की सांस थी, जीवित। अमीना के बाल धीरे धीरे चांदी से भरने लगे। वो जब खेत बुलाते तो वहां काम करती, सूखे महीनों में बच्चों को पढ़ाती, और शाम को उसकी बूढ़ी मां और बुजुर्ग औरतों के संग बैठती। वे कहानियां और रेसिपियां सीखती जो परिवार और बस्ती को एक डोर में बांधती थी। नदी तक उसके कदम अब धीमे थे, पर ठहरे हुए। वो चलते चलते रुक जाती, कानों से नहीं, आत्मा से सुनती, जैसे किसी ने जगह की नब्ज थाम ली हो। एक बार सांझ के कोमल घंटे में एक विदेशी विद्वान आया। उसने जाल की बनावट और उनके नैतिक पक्ष पर सवाल किए। वो आंकड़े चाहता था, चार्ट, एक सुथरी कहानी, मनुष्य बनाम बाघ की। अमीना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया और उसे नदी तक ले गई। वो बोली, सुनो। वे दोनों तट पर बैठे रहे। लंबे समय बाद पेड़ों के पार से एक गूंज उठी,
बाघ की आवाज, दूर से, न शिकारी, बस एक गहरी, एकाकी पुकार जो जैसे आकाश का माप ले रही हो। सुनते हो? उसने पूछा। वो धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। उसकी नोटबुक गोद में भूली पड़ी थी। ये जीवित है, उसने कहा। अमीना ने हल्की मुस्कान दी। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जीवन के अंतिम वर्षों में लोगों ने उससे पूरी शिकारी कथा दोहराने को कहना बंद कर दिया। उस हिंसक कहानी की बारीकियां अब गांव के इतिहास में गायब हो चुकी थी। लोग अब वो सुनना चाहते थे जो उसने बाद में सिखाया था। कैसे पौधे की जड़ें जांची जाती है, कैसे फूलों के लिए छोटा पट्टा बोया जाता है, कैसे हवा को पढ़कर जाना जा सकता है कि जंगल ने नए बच्चे जन्मे हैं। वो शिकार की कहानी सिर्फ बड़े छात्रों को सुनाती। वे चुपचाप, गंभीरता से सुनते, और उनके भीतर वही गहराई पनपती जो कभी उसके पिता ने उसमें बोई थी। एक बसंत में उसकी मां का देहांत हुआ। उन्हीं गीतों में लिपटी हुई जो उन्होंने बचपन से साथ गाए थे। गांव उसी तरह इकट्ठा हुआ जैसे किसी मूल में लौट आया हो। जिन्होंने कभी घाव बांधे थे वे फूल लाए। इमाम ने स्थिर स्वर में दुआ पढ़ी। बच्चों ने नदी पर गेंदे की पंखुड़ियां बिखेरी। अमीना ने शोक उसी धीमेपन से किया जैसे कोई जीवन के चक्र को समझ चुका हो। उसने मां की पीतल का लोटा और पुरानी शाल को संभाल के रख लिया और वर्षों तक उन दोनों को अपने अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया। जब उसकी उम्र ने कदमों को सावधान बना दिया, गांव वालों ने स्कूल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। पर वो अब भी उसका हृदय बनी रही। बच्चे अब भी उसके पास दौड़ते आते, सवालों से भरे। वो किसी के सिर पर हाथ फेरती, उत्तर देती, और उन्हें एक और पौधा लगाने या मोर की पुकार पहचानने भेज देती। एक नर्म, चांदी जैसी बरसात की सांझ में, बहुत वर्षों पहले, जहां पर बाघ का शरीर नदी की गोद में राख बन चुका था। अमीना आखिरी बार उस पगडंडी से नदी तक चली। कदम सावधान थे, पर विश्वास से भरे। वो उस पत्थर के पास रुकी जहां गांव वाले अब भी छोटी मालाएं बांधते थे। आसपास के पेड़ अब इतने बड़े हो गए थे कि अपनी पत्तियों से आकाश सी लेते। घासों पर जुगनू धीमी, संतुष्ट लय में टिमटिमा रहे थे। वो घुटनों के बल बैठी, मिट्टी में हथेलियां दबाई और सब कुछ याद किया। बारूद की गंध, लालटेन की आंच, शोक का कोलाहल, और फिर वो धीमी, जिद्दी देखभाल जिसने सब कुछ बदला। वो कभी युवा और कच्ची थी, फिर तेज और उग्र, फिर स्थिर। शोक को कर्म में बदलना सीख चुकी। उसका जीवन उसी जगह की तरह था, एक घाव जो बाग बन गया। जंगल के किनारे एक धारीदार साया हिला। न कोई महान नर, बल्कि एक पतला, युवा बाघ यात्रा पर निकला, धैर्यवान यात्री। एक क्षण को उनकी निगाहें मिली। अब उनमें पहचान नहीं थी, बस स्वीकार था। दोनों इस भूमि के हिस्से थे, दोनों एक ही कहानी के। वो धीरे से उठी और पत्थर पर बैठ गई। रात खेतों पर उतर रही थी, जो अब धैर्य सीख चुके थे। दूर एक बच्ची खेलते हुए हंसी, एक लड़का पतंग लिए भागा। नदी उनकी हंसी को दीपों की तरह बहा ले गई। कहीं मंदिर की घंटी बजी, हल्की, निर्मल। अमीना ने जेब से एक छोटा बीजों का पैकेट निकाला, उस प्रजाति का आखिरी जो उसे प्रिय थी, और उसे पत्थर के नीचे मिट्टी में दबा दिया। हथेली रखकर उसने मिट्टी को ऐसे थपथपाया जैसे कोई वचन सील कर रही थी। जब वो तारों के नीचे घर लौटी, उसके कंधे दशकों से ज्यादा स्थिर थे। वो एक कठोर पाठ की शिष्य थी, पर उसने उस पाठ से कोमल नियम गढ़ लिया था। गांव भूल नहीं पाएगा, न विनाश, न मूल्य, पर वो ये भी नहीं भूलेगा कि उसने मिलकर फिर से बोना कैसे सीखा। दहलीज पर पहुंचकर उसने पीछे देखा। पेड़ों की अंधेरी रेखा सांस ले रही थी, जीवित, पूर्ण। वो मुस्कराई
और वही शब्द दोहराए जिन्होंने उसे तूफानों और भूख से पार पहुंचाया था। यही है संसार की क्षमा। एक हवा चली, भीगी पत्तियों और चमेली की सुगंध उठी। जंगल ने उत्तर दिया, एक धीमी, स्थिर सरसराहट से। न पूरी आशीर्वाद, न चेतावनी, बस एक जीवित, धैर्यवान ध्वनि जो कहती थी, हम यहां हैं। अमीना ने आंखें मूंदी, भीतर चली गई। द्वार धीरे से बंद किया। गांव सोया रहा, नदी बहती रही, पेड़ बढ़ते रहे। कहानी आखिरकार अपना रास्ता पा चुकी थी। दोस्तों, आज हमने अपनी चल रही कहानी अमीना और नरभक्षी को पूरा कर लिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप मेरी अगली कहानी सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मेरी अन्य कहानियों की प्लेलिस्ट भी जरूर देखिए। मैं बहुत जल्द एक और रोमांचक और दिलचस्प कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।